बुनियादी तौर पे आप जानते हैं जो पिछले 5 दिनों के दौरान सिफारती कोशिशें थी, उसमें मगरबी ताकतें भी जोर दे रही थी इसराइल के ऊपर कि वो या तो हमला ना करे, लेकिन अगर करे तो खुसूसन बरतानवी वजीर खारजा ने कहा तो वो बहुत केयरफुल चुनाव करे टारगेट्स का, ताकि ईरान के लिए ये मजबूरी ना बन जाए कि वो बड़े पैमाने पे फिर रिटेलिएट करे। वाज़े तौर पे सऊदी अरब ने किसी इसमें साइड नहीं ली है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सऊदी अरब के वजीर खारजा भी जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि इस कशीदगी की जो जिम्मेदारी है इसराइल पे आयद होती है, और जो मसले फ़लस्तीन है उसके हवाले से आलमी बरादरी जो है और जो आलमी फोरम्स हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, वो नाकाम नजर आती हैं। तो वो भी यकसर तौर पे आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो एक साइड ले लें। हाँ, अलबत्ता इस वक्त हकीकत पसंदाना अंदाज में जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, वो इस जंग की भट्टी में अपने आप को जलने और भस्म होने से बचाने की कोशिशें करेंगे। बाकायदा तौर पे सिफारती सतह पे या सियासी सतह पे ऐलान जंग दोनों ममालिक ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे नहीं किया है। आलमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस तमाम तर मामले पर अभी तक की इत्तलात क्या हैं आपके पास? मैं कई दिन से इस एहतमाल का इजहार कर रहा था कि बैनुल अक़वामी बरादरी और सिफारती कोशिशों के बावजूद इसके इम्कानात मौजूद हैं कि जो इसराइली फ़ौज और नेतन्याहू साहब की सियासी मुस्तक़बिल है, उसकी वजह से वो ईरान के ख़िलाफ़ हमला कर सकता है। और जो आज ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये एक मिज़ाइल हमला किया गया है इस्फ़हान के अंदर। और लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक जो ईरानी मीडिया खबरें दे रहा है उसके मुताबिक उन्होंने कई ड्रोन भी गिराए हैं। अच्छा। देखिए, इस्फ़हान जो है उसके 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस्फ़हान में ईरान की बहुत हसास एटमी तंसीबात भी मौजूद हैं, लेकिन मैं तवक्को नहीं करूँगा कि उनको डायरेक्टली अटैक किया जाए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर ईरान के लिए बहुत सख्त जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब इस वक्त देखना ये है कि ये जो टारगेट का चुनाव इसराइल ने किया है, उसका मकसद सिर्फ आलमी बरादरी में अपने इमेज को बेहतर करना है, अवाम के सामने फेस सेविंग करना है, ईरान को ह्यूमिलिएट करना है, या कोई मुअस्सर उनको दिफाई तौर पे नुकसान पहुंचाना है। इब्तिदाई खबरों से ये लग रहा है कि जो ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ाक़ा खेज अंदाज में बात कर रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं की, हमने तो बहुत बड़ी कार्रवाई की थी इसराइल के हवाले से। इसलिए वो गमो गुस्से से ज्यादा उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि उनकी तवक्को से कम फोर्स और अहदाफ का चुनाव इसराइल ने इस हमले में किया है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, लेकिन अब ये फेस सेविंग का सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्योंकि इससे पहले ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का भी बयान अहम है। उन्होंने बोला कि अगर इसराइल ने अटैक किया दोबारा से तो फिर हम 12 दिन इंतजार नहीं करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे आप जानते हैं जो पिछले 5 दिनों के दौरान सिफारती कोशिशें थी, उसमें मगरबी ताकतें भी जोर दे रही थी इसराइल के ऊपर कि वो या तो हमला ना करे, लेकिन अगर करे तो खुसूसन बरतानवी वजीर खारजा ने कहा तो वो बहुत केयरफुल चुनाव करे टारगेट्स का, ताकि ईरान के लिए ये मजबूरी ना बन जाए कि वो बड़े पैमाने पे फिर रिटेलिएट करे। तो अभी जो टारगेट है उसकी तफसीलात आना बाकी हैं। देखना यह है कि अगर बड़े पैमाने पे दिफाई नुकसान नहीं हुआ ईरान के अंदर, तो जवाबी कार्रवाई तो ईरान की जानिब से की जाएगी, लेकिन उसका जो स्केल और लेवल है वो बहुत बड़े पैमाने पे शायद ना हो। मोहम्मद अली साहब, अभी इस्फहान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो आपने बताई है। इतलात आ रही हैं कि जी इराक और शाम में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई या धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, तो क्या वहाँ पर भी इसराइल की जानिब से मिसाइल दागे गए? जी, वो मैं समझता हूँ कि इसराइल की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि उसको इस बात की तवक्को है कि अगर मैं ईरान पे बराह रास्त हमला करूँगा तो ईरान के जो प्रॉक्सीज या सपोर्टिंग जमातें हैं और ग्रुप्स हैं शाम में, उर्दन में, इराक में या लबनान में, वो भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई में मतलब शरीक हो सकते हैं। तो उनके ऊपर भी हमला करना, उनको भी एक मैसेज देना है कि अगर आप इनडायरेक्टली भी ईरान इन ग्रुपों के जरिए से जवाबी कार्रवाई करता है इसराइल के खिलाफ, तो उनको भी मैसेज दिया जाए कि आप भी मेरे हिट लिस्ट और टारगेट पे हैं, तो मजीद सख्त कार्रवाई से बाज रहें।
मोहम्मद अली साहब, ईरान ने खबरदार भी किया था कि इसराइल की जानिब से ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फ़ौजी कार्रवाइयों पर हमला कन और मुनासिब तरीके से निपटा जाएगा, जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। जबकि अगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हम ये तमाम संगीन सूरत हाल जो है इसका जो रोकने पर अक़वाम मुत्तहिदा को एक मौका देते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पर है? जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी ताकतों की रस्साकशी और पंजा आजमाई की सबसे बड़ी विक्टिम है। तो हकीकत पसंदाना अंदाज में इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि गजा की जो सूरत हाल है उसमें सैकड़ों अक़वाम मुत्तहिदा के खुद जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स हैं वो इसराइली बमबारी से शहीद हो चुके हैं। तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो जंग बंद कराएंगे? हाँ, वो तशवीश का इजहार कर सकते हैं, वो कोई करारदाद ला सकते हैं, जंगबंदी पे जोर दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसराइल को जारहाना कार्रवाइयों से बाज रखने का वाहिद जो तरीके हैं वो तीन हैं। या तो उस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं, या उसके जंग के जवाबी कार्रवाई इतनी शदीद हो जिसका वो अफोर्ड ना कर सके, या फिर ये कि दाखिली सतह पे जो सियासी दबाव है अपोजिशन का वो इतना हुकूमत के खिलाफ बढ़ जाए कि आपकी वजह से हमारी मईशत का नुकसान हो रहा है, आप ना करें। लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों चीजें आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही। मोहम्मद अली साहब, ये सऊदी अरेबिया की जानिब से जो कहा गया है कि हम ईरान का साथ नहीं देंगे, हम इस सारे मामले पर इसराइल का साथ देते हैं, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस हवाले से जो जिम्मेदाराना और मुख्तात बात यह है कि वाज़े तौर पे सऊदी अरब ने किसी इसमें साइड नहीं ली है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि इस कशीदगी की जो जिम्मेदारी है इसराइल पे आयद होती है, और जो मसले फ़लस्तीन है उसके हवाले से आलमी बरादरी जो है और जो आलमी फोरम्स हैं लाइक यूनाइटेड नेशन वो नाकाम नजर आती हैं। तो वो भी यकसर तौर पे आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो एक साइड ले लें। हाँ, अलबत्ता इस वक्त हकीकत पसंदाना अंदाज में जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इस जंग की भट्टी में अपने आप को जलने और भस्म होने से बचाने की कोशिशें करेंगे। बिल्कुल क्लियर अलाइनमेंट आपको नजर नहीं आएगी। सैयद मोहम्मद अली, ये भी बता दीजिएगा कि अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलावर हैं, कैन वी ऑफिशियली से दैट बोथ कंट्रीज आर एट वॉर विद ईच अदर? अब ये हालत जंग है या ये स्टिल दे आर टेस्टिंग द वाटर्स? देखिए, जंग जो है ना उसको तीन एतबार से देखा जाता है। एक तो मिलिट्री एंगल है, एक लीगल एंगल है, एक सिफारती एंगल है। मिलिट्री एक्सचेंज तो दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त उनकी सरकारी अफवाज के जरिए से हो रहा है। बिल्कुल ये अगर इसको आप जंग समझते हैं, लेकिन उसकी जो तवातुर, स्केल और फ्रीक्वेंसी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये कि बाकायदा तौर पे सिफारती सतह पे या सियासी सतह पे ऐलान जंग दोनों ममालिक ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे नहीं किया है। तीसरी चीज ये है कि सियासी एतबार से भी आपको दोनों मुल्क के अंदर अवामी सतह पे अभी वो मोबिलाइजेशन नजर नहीं आती और ये ख्वाहिश नजर नहीं आती कि दोनों मुल्क जंग के लिए तैयार हैं और हम एक कोई फैसला कुन महाज में जा रहे हैं। ये हकीकत है कि नफरत बहुत ज्यादा है एक दोनों के खिलाफ, तशवीश बहुत ज्यादा है, कशीदगी बहुत ज्यादा है और इसके बढ़ने के इम्कानात हैं। लेकिन कोई फैसला कुन और बड़े पैमाने के जंग के इम्कानात अभी भी इसलिए कम है कि इसराइल और ईरान जानते हैं कि इस जंग की कशीदगी को बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाने में उनको बहुत नुकसान हो सकता है। और असल में जो मकासद ईरान और इसराइल के हैं वो अपनी अवाम को पैसिफाई करना सियासी मकासद हैं कि जनाब देखें, मैं पहला इसराइली वज़ीर आज़म हूँ जिसने डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला किया है, तो मुझे अगले इलेक्शन में वोट दे दें। लेकिन मैं बड़े पैमाने पे कुछ तबाही ईरान में नहीं फैलाना चाहता। हमारी तो दुआ है किसी बेटर सेंस प्रिवेल करे और ये मामला जल्द से जल्द डिफ्यूज़ हो। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।